नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2021 की सीरीज में हम इकोनॉमी को करेंगे, इकोनॉमी के टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ ये होगा सेट 18। अभी तक हम 17 सेट कर चुके हैं और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर करते जा रहे हैं। स्टडी आई क्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। जितने भी मेरे वीडियोज आते हैं सबके PDF आप में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया, जुलाई 20 से अप्रैल 2021 तक की सीरीज होगी। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया जाएगा। यूपीएससी एसएससी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ईपीएफओ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस और पीडीएफ्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इकोनॉमी के टॉपिक है, चलते हैं सेट 18 के अगले टॉपिक पे, दैट इज लॉजिस्टिक सेक्टर। फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP जो है जोगी घोपा आसाम में स्टैब्लिश होने की बात हो रही है। ठीक है, ये सेटअप होगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्या है ये लॉजिस्टिक पार्क। देखो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक तरह से वैल्यू एडिशन सर्विस वाला लॉजिस्टिक पार्क है, जहाँ पे मल्टी मॉडल्स को, मल्टी मोड्स को कनेक्ट किया जाएगा। रेलवे, हाईवे, इन सबको एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट रेल, रोड, वाटरवेज, ठीक है, ये सारी बेनिफिट्स जो हैं यहाँ पे बेनिफिट दिए जाएंगे लोगों को। मल्टी कनेक्टिविटी होगी। अब ये भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है देख लेते हैं। इसका मोटो है कनेक्टिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इंटर कॉरिडोर फीडर रूट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है। बॉर्डर रोड्स को भी बेटर किया जाएगा। कोस्टल रोड्स और पोर्ट कनेक्टिविटी को एनहांस किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिस्टिक्स जो है कंट्री में, लॉजिस्टिक का जो सेटअप है वो इंप्रूव हो पाए, हमारा ट्रेड जो है वो बेटर हो पाए। नए एक्सप्रेसवेज, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे जो स्विफ्ट कनेक्टिविटी करेंगे सिटी टू सिटी, बड़ी बड़ी सिटीज के बीच में स्विफ्ट कनेक्टिविटी होगी, जिससे एक सिटी पे प्रेशर जो है वो कम होगा, ईज डाउन होगा, और लोग जो है दूसरी सिटी से अपने सर्विस जॉब वाली सिटी पे, डेस्टिनेशन सिटी पे कम टाइम में ट्रैवल कर पाएंगे। बैलेंस्ड यहाँ पे पूरी ग्रोथ की जाएगी। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको 10,000 किलोमीटर को बहुत बैलेंस्ड वे में, सस्टेनेबल वे में किया जाएगा, और जो राउंड कनेक्टिविटी है, थ्रू आउट कनेक्टिविटी है, वो बहुत बेटर की जाएगी। अब समझ लेते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर के जो पार्क हैं ये क्या करेंगे। देखो, 2017 में इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। 35 इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की बात की गई थी। उसमें पहला जो है वो शुरू हो चुका है। ड्राफ्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इस पे एम्फेसाइज कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है MMLPs की। यहाँ पे MMLPs एक तरह से स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे बनेंगे और रेशनलाइजेशन होगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का। कॉस्ट को रेशनलाइज किया जाएगा। यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस को भी इंप्रूव किया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, जितना ज़्यादा देखो कॉस्ट रेशनलाइज होगी लॉजिस्टिक की, उतना बेटर जो है अर्निंग्स होंगी। कहा जाता है काफ़ी पैसा लॉजिस्टिक में खराब हो जाता है, तो अर्निंग उतनी ही बेटर होगी। अभी हम लगभग 13 से 14% अपनी GDP का खर्च कर देते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर में, जबकि यूनिवर्सल बेंचमार्क जो है, इंटरनेशनल बेंचमार्क जो है वो 7 से 8% है। तो हम भी इसको कम कर देंगे, यानी 7-8% हम कम खर्चा करेंगे अपनी GDP का लॉजिस्टिक पे, और बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो ये कहा जाएगा कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, तो आपका लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। हम बात करें MMLP के बेनिफिट की, तो देखो, सीमलेस मल्टी मॉडल ट्रांसफर देगा। वेयर हाउसिंग जो है वो बहुत बेटर होगी, वेयर हाउसेज बेटर होंगे, मैकेनाइज्ड होंगे। कोल्ड स्टोरेज जो है यहाँ पे बेटर हो पाएगा। कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी। पोस्ट अब जो लेटेस्ट स्टेज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं वो भी बेटर हो जाएंगी। तो आइडिया देखो यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की पेस जो है वो काफी इंप्रूव होगी। कस्टम क्लियरेंसेस जल्दी होंगे, क्वारंटाइन जोन्स बनेंगे, टेस्टिंग फैसिलिटीज होगी। वेयर हाउस मैनेजमेंट सर्विसेज जो है कंट्री में वो काफी ज्यादा हद तक बेटर हो जाएंगी। तो इसके चलते MMLPs जो हैं वो बहुत नेसेसरी टूल हैं आपके लॉजिस्टिक सेक्टर का। साथ ही इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट करेंगे। देखो, जब लॉजिस्टिक अच्छा होगा तो इंडस्ट्रीज अपने आप से बेटर परफॉर्म करेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर आपको इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस बढ़ानी है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आपको मेड इन इंडिया कैंपेन को हिट करना है, और आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी चाहिए, तो उसके लिए आपको लॉजिस्टिक सेक्टर पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होंगी। तो उससे क्या होगा कि रॉ मटेरियल आएगा और फाइनल गुड्स जो है वो पोर्ट तक टाइमली जा पाएंगे।
अगला टॉपिक है मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फॉर बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। देखो बीओटी मॉडल काफी हिट हुआ था पहले, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर समझ लेते हैं, जहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, फिर उसको ऑपरेट करता है, फिर वो अपनी पूरी ऑपरेशन कॉस्ट और प्रॉफिट्स निकाल लेता है, फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है। यूजुअली जितने भी आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कंट्री में, टोल प्लाजा जैसे आप देखते हैं, सब बॉट मॉडल पे चलते आ रहे थे। लेकिन अभी कुछ समय से बॉट मॉडल की जो डिमांड है, जो बॉट मॉडल है, वो बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ऑप्ट कर रही हैं। ज्यादातर कंपनीज जो हैं ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे शिफ्ट हो गई हैं। पहले 96% नहाई के जो प्रोजेक्ट्स थे वो बॉट मॉडल पे होते थे, लेकिन पिछले 2 फिस्कल से देखा जा रहा है कि काफी कम, 2018 के बाद से ऑलमोस्ट जीरो प्रोजेक्ट्स हैं जो बॉट मॉडल पे आ गए हैं। इसके लिए इंटरनेशनल ग्रुप ने कुछ चेंजेस अप्रूव किए हैं। उनको लग रहा है देखो प्राइवेटली फंडेड हाईवेज बनाने पड़ेंगे, जरूरी है, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता। तो कोशिश करते हैं कि भाई प्राइवेट पर्सन कोई बना दे, प्राइवेट कंपनी बना दे, उसको ऑपरेट कर ले और फिर उसके बाद हमें ट्रांसफर कर दे। लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज इंटरेस्टेड नहीं है बॉट मॉडल के चलते, इसलिए बॉट मॉडल में कुछ चेंजेस लाए हैं। देखो बॉट मॉडल की सबसे बड़े ड्रॉबैक ये होता था कि पूरी की पूरी लाइबिलिटी जो होती थी वो बिल्डर की होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले की होती थी। लैंड एक्वायर करना, प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्केलेट हो जाती थी। कितनी बार आप देखते हैं कि 20-20, 30-30 साल हाईवेज नहीं बन पाते। कोई प्रोजेक्ट डिक्लेयर हो जाता है, काम स्टार्ट हो जाता है, फिर वो हॉल्ट हो जाता है। अब जब स्टार्ट होता है तो लेटर से किसी एक अमाउंट पे फिक्स किया जाता है। अब 20 सालों से कंप्लीट होने में लग जाते हैं, क्योंकि बीच में लैंड एक्वायर नहीं होती, क्लियरेंसेज नहीं मिलते टाइम से, तो फिर वो कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन की बढ़ती जाती है, क्योंकि प्राइसेस मटेरियल के बढ़ते हैं, रॉ मटेरियल के बढ़ते रहते हैं। अब इससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर को लॉसेस होते हैं। तो फिर वो ये चाहते हैं कि भाई सरकार भी कुछ हमारे साथ लॉस शेयरिंग करे, तभी हम इस प्रोजेक्ट को उठाएं। तो इसलिए मॉडल कंसेशन, यहाँ पे एक मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट की बात हो रही है कि बॉट मॉडल वालों को क्या कंसेशन मिलेंगे सरकार से। तो सबसे पहले हर 5 साल के बाद जो कंसेशन पीरियड होगा टोटल, उसमें रेवेन्यू को रिवाइज किया जाएगा। देखा जाएगा कि लेटर से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 5 साल बाद इसे बनाने की कॉस्ट 120 करोड़ आ रही है, तो सरकार इसको रीअसेस करेगी। ठीक है, इसको रीअसेस किया जाएगा हर 5 साल में। ठीक, तो इससे क्या होगा कि कोई भी रिलीफ होगा, पेमेंट का रिलीफ होगा, तो वो सरकार से बनाने वाले को, बिल्डर को मिल जाएगा। लैंड एक्विजिशन के केस में तभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा जब 90% लैंड जो है एक्वायर हो जाएगी। पहले गवर्नमेंट पहले ही ठेका दे देती थी, पहले कॉन्ट्रैक्ट दे देती थी, उसके बाद लैंड एक्विजिशन शुरू होता है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट में कि 90% जब तक लैंड एक्वायर ना हो जाए तब तक आप हाईवे प्रोजेक्ट मत बनाइए। ठीक है, तो फिर इससे क्या होता है कि बिल्डर को भी पता है कि हाँ मुझे 2 साल लगेंगे लैंड एक्वायर करने में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर 2 साल लैंड एक्वायर करेगा, फिर गवर्नमेंट को कॉस्ट बताएगा कि यार अब ये कॉस्ट आएगी, तो गवर्नमेंट और वो मिलकर म्यूचुअली कॉस्ट डिसाइड कर लेंगे और ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा प्रोजेक्ट को। इसके अलावा कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन बोर्ड बनाया जाएगा जो 90 दिन के अंदर अंदर डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट के एंड से हो या फिर वो प्राइवेट बिल्डर के एंड से हो, जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के एंड से हो, जिसके भी एंड से होगा उसको बिल्ड किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ और चीजें जानने की जरूरत है, कुछ स्टैटिक चीजें जानने की जरूरत है। हमने मॉडल सुने, ईपीसी मॉडल, हैम मॉडल, तो जानते हैं मॉडल कैसे बीओटी से डिफरेंट है। देखो ईपीसी मॉडल का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल। ठीक है, ये बॉट मॉडल के बाद लाया गया था। इस मॉडल में जो पूरी कॉस्ट है वो गवर्नमेंट कवर करती है, गवर्नमेंट पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट दे देती है और फिर प्राइवेट पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया जाता है और वो क्या करती है, वो फिर डेवलपमेंट या फिर बिल्डिंग जो है या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होना है, कंस्ट्रक्शन है, वो स्टार्ट करती है। ये एक पीपीपी मॉडल नहीं है, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है कि गवर्नमेंट पहले पैसा दे देती है और सारा का सारा जिसमें रिस्क होता है वो गवर्नमेंट का होता है। लैंड एक्वायर करके देना, पैसा देना, सब कुछ करके देना। और यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट करती है कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ, कि कंस्ट्रक्शन कंपनी बस इंजीनियरिंग करती है, गुड्स रॉ मटेरियल लेके आती है और बना देती है, पैसा लैंड सब सरकार ने देना होता है। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा है जो ओरिजिनल पीपीपी मॉडल, जो बॉट मॉडल चल रहा था, उसमें क्या था, उसमें पहले जो कंपनी है वो बिल्ड करेगी। ठीक है, एक टाइमली पेमेंट सरकार से लेती रहेगी, लैंड एक्वायर करेगी, उसके बाद उसको ऑपरेट करेगी और फिर ट्रांसफर कर देगी। तो इसमें इन लोगों को बहुत लॉसेज होते थे, पैसा अपना लगाना होता था, बैंक से बहुत लोन्स लेने पड़ते थे। तो फिर बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है वो अब मान नहीं रही थी बीओटी मॉडल पे काम करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट को ईपीसी मॉडल लाना पड़ा। यूजुअली क्या होता है कि जो बीओटी मॉडल में अगर कॉस्ट ओवररन हो जाता है, इन्फ्लेशन आता है, कोई भी कमर्शियल इश्यूज होते हैं, लैंड एक्विजिशन इशू होते हैं, वो सब बिल्डर की प्रॉब्लम होती है। ईपीसी के केस में वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम करती है,
सरकार उसको लैंड दे देगी, सरकार उसको पैसा दे देगी, वो अपना मैन मटेरियल लेके आएगी, सरकार से पैसा ले लेगी और बना देगी। तो यहाँ पे ईपीसी मॉडल इजी माना जा रहा था। अब इसी ईपीसी मॉडल में भी गवर्नमेंट को इश्यूज हो रहे थे। प्रॉब्लम ये थी, इतनी बल्क फंडिंग गवर्नमेंट करे कहाँ से, थोड़ा तो प्राइवेट फंडिंग भी जरूरी है ना, प्राइवेट कंपनीज भी पैसा लगाएं। तो इसके लिए फिर हैम मॉडल लेके आए, ईपीसी और बॉट एन्युटी मॉडल का मिक्स। अभी ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आपके हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे चल रहे हैं। अब हैम मॉडल में क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आपने बॉट में देखा सारा पैसा प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लगाएगा, ईपीसी में आपने देखा सारा पैसा सरकार लगाएगी। हैम एन्युटी मॉडल में 40-60 पे पैसा डिवाइड कर लेंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट को शेयर कर लेगी गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर। 40% पैसा गवर्नमेंट देगी, 60% पैसा प्राइवेट प्लेयर देगा। प्राइवेट प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंस्ट्रक्ट करना और रोड को हैंडओवर करना गवर्नमेंट को। उसके बाद गवर्नमेंट चाहे उससे टोल ले या फिर टोल किसी और एजेंसी को दे, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर है। या फिर उसी कंपनी से कह दे कि तुम्हें जो बाकी पैसा अपना 60% निकालना है वो टोल से कलेक्ट करते रहो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो मेंटेनेंस की बनाने की ईपीसी हैम मॉडल में जो बनाने की मेंटेनेंस की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी रहेगी प्राइवेट प्लेयर की टिल द एन्युटी पीरियड, मतलब जितने भी समय, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेट अस इसको और थोड़ा सा इजी सिंप्लीफाई करके समझते हैं कि 40% गवर्नमेंट ने पेमेंट कर दिया, 60% प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर ने अपना पैसा लगाया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इस पैसे से रोड बनाएगा, इस रोड को वो हैंडओवर कर देगा सरकार को, सरकार उसकी 60% पेमेंट कर देगी जैसे ही वो रोड हैंडओवर करेगा। या फिर एन्युटी मॉडल, एनुअली जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन होंगे, 10 किलोमीटर बन गया तो इतना पैसा ले जाओ, 20 किलोमीटर बन गया तो इतना पैसा ले जाओ, जो भी माइलस्टोन है कॉन्ट्रैक्ट के, उसके अकॉर्डिंग पैसा जो है वो उसको जाता रहेगा। जब वो गवर्नमेंट को हैंडओवर करेगा उसको उसके 60% पैसे मिल जाएंगे सरकार से। इसके बाद उसको सिर्फ रोड की मेंटेनेंस देनी होगी एन्युटी पीरियड तक। लेट अस से कॉन्ट्रैक्ट में था कि बनाना है और 10 साल मेंटेनेंस देनी है, इसके 100 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, बना दिया और 10 साल मेंटेनेंस की गारंटी ले ली, 100 करोड़ रुपए उससे सरकार से मिल जाएंगे। अब ये सरकार जाने कि वो उसने जो इस प्रोजेक्ट में 100, 150, 200 करोड़ लगाए हैं वो कहां से निकालेगी, टोल से निकाले, रोड फ्री कर दे, गवर्नमेंट की टेंशन है। ये टेंशन प्राइवेट प्लेयर की नहीं है। यूजुअली बीओटी में क्या होता था कि बिल्ड भी करे फिर टोल भी कलेक्ट करे। अब कभी कभी 30-30 साल तक टोल के पैसे ही नहीं निकलते। जैसे आपने देखा आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पे टोल के पैसे ही नहीं निकल पा रहे, जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना पैसा वापस आ ही नहीं रहा। तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत दिक्कत होने लगी, और प्राइवेट प्लेयर्स पे भी किसका पैसा है, इन पे भी सब बैंक्स के लोन्स हैं। तो अल्टीमेटली जो रेवेन्यू लॉसेज हो रहे हैं वो गवर्नमेंट को ही हो रहे हैं घूम फिर के। तो ये एक बड़ा चेंज हम लेके आए थे हैम मॉडल के थ्रू। हमने हैम मॉडल को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया था। इसके अलावा एक और मॉडल आया था स्विस चैलेंज मॉडल। ये भी बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस नहीं हुआ, ये भी अच्छा मॉडल है। अब इसमें स्विस चैलेंज मॉडल 2015 से आने लगा है रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट में। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वो स्विस चैलेंज मॉडल पे हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रेस करती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर करती है। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक बिड आती है। ठीक है, जो सबसे लोएस्ट बिड होती है गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब यूजुअली तो टेक्निकली यही होगा, जो सबसे लोएस्ट बिड होगी उसी को प्रोजेक्ट मिल जाएगा। लेकिन स्विस चैलेंज मॉडल ये स्विट्जरलैंड से आया। इसमें क्या होता है कि लोएस्ट बिड को भी गवर्नमेंट चैलेंज करवा देती है। कैसे? लेट अस से ए कंपनी ने गवर्नमेंट को बोला हम 100 रुपए में ये रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइज कर देंगे। ये सबसे लोएस्ट बिड थी, बाकी किसी ने 102, 105, 108 बोला था, तो ये लोएस्ट बिड थी। अब क्या गवर्नमेंट इसी को प्रोजेक्ट दे दे? बिल्कुल कायदे से इसी को देना चाहिए। टेक्निकली यही प्रोजेक्ट इसने विन किया, इसी का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, गवर्नमेंट इस बिड को पब्लिक कर देती है। गवर्नमेंट कहती है कि ए कंपनी हमें 100 रुपये में मॉडर्नाइज करके दे रहा है, अब इससे कम में जो करके देगा हम प्रोजेक्ट उसको दे देंगे। तो इसको कहते हैं स्विस चैलेंज। अब इस बिड को चैलेंज किया गया पब्लिक में रख के। पब्लिक में किसी और कंपनी ने कहा हम इसको 98 रुपीज में बना देंगे, तो फिर ए से पूछा जाएगा कि देखो वो तो 98 में बना रहा है, आप 98 से कम में बनाओगे? ए कह देगा नहीं मैं नहीं बना सकता, तो फिर इस पर्सन को, इस कंपनी को चला जाएगा। ए कहता है नहीं मैं 97.5 में बना दूंगा, तो फिर ए को प्रोजेक्ट फाइनली चला जाएगा। काउंटर प्रपोजल इसको कहते हैं। स्विस चैलेंज मॉडल का सिंपल टर्म है काउंटर प्रपोजल मॉडल। ठीक है, तो ये इस तरह से गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सबसे लोएस्ट नहीं लीस्ट बिड मिल जाए हमें,
और हम ज़्यादा से कम पैसे में अच्छे से अच्छी क्वालिटी काम करवा पाए। तो ये है स्विस चैलेंज मॉडल। अब इस स्विस चैलेंज मॉडल को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है एक्सेप्ट करना चाहिए, ये अच्छा मॉडल है। इसके लिए एक पिटीशन भी फाइल की गई थी, कोर्ट ने वहां कहा भी था कि इससे पब्लिक मनी बहुत सेव हो रहा है और क्वालिटी डिलीवरी हो रही है, क्योंकि कंपनी को पता है भाई मैंने बिड तो दे दिया है, लेकिन अभी कोई और भी बिड दे सकता है, तो मुझे क्वालिटी काम करना होगा। तो यहाँ पे कर्नाटका, आंध्रा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में रोड और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अब ये यूज किया जाने लगा। आपको और 3-4 साल में ये वाइडली यूज मॉडल दिखेगा कंस्ट्रक्शन का इंडिया में। अब एक और है पीपीपी मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ पे यूजुअली एग्रीकल्चर सेक्टर में चल रहा था 2001 से, अब इसको हम बाकी एरियाज में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, विलेज लेवल पे, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सब मिलके इन्वेस्टमेंट जो है वो साथ साथ कर सके, टाइम इन्वेस्ट करें, मनी इन्वेस्ट करें और प्रोजेक्ट को जो है वो आगे ले जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है वो देखना है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का। ये भी इंपॉर्टेंट है। पीएम ने रिसेंटली न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन को अभी ओपन किया था। ये इसके साथ साथ ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी खुल गया। जैसे आपको पता है देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। आइडिया यही है कि फ्रेट कॉरिडोर्स जो है वो फ्रेट मतलब कार्गोस की डिलीवरी को, कार्गोस के मूवमेंट को इजी कर पाए, ठीक है। तो ये फ्रेट कॉरिडोर्स के थ्रू कंट्री में लॉजिस्टिक सेक्टर बेटर होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बहुत इजी हो जाएगा एंड ऑब्वियसली फिर आपकी कंट्री एक्सपोर्ट बेटर कर पाएगी और कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स हो पाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश होता हुआ, ये प्रयागराज होता हुआ पूरा सिस्टम जो है, ये जो पूरा कॉरिडोर है वर्क कर रहा है। अब है क्या एग्जैक्टली देख लेते हैं। फ्रेट कॉरिडोर में डेडिकेशन क्या है, देखो इसमें हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर को डेडिकेट किया है। आपने देखा होगा इस कॉरिडोर के चलते स्पेसिफिकली डेडिकेटेड रेलवे लाइंस हैं, उस पर सिर्फ फ्रेट ट्रेन जाएगी, ठीक है, उस पर कोई और ट्रेन नहीं जाएगी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेट कॉरिडोर बना रहेगा। तो इससे क्या होगा, गुड्स का मूवमेंट ईजी होगा। जैसे आप देखते थे पहले सिंगल आपके अभी भी होते हैं, सिंगल रेलवे लाइंस होती हैं, उसी पे आपकी मालगाड़ी जिसको आप फ्रेट ट्रेन कहते हैं वो भी चलती है, उसी पे आपकी पैसेंजर ट्रेन चलती है, उसी पे सुपर फास्ट ट्रेन चलते हैं, उसी पे राजधानी, शताब्दी सब चलती है। अब यूजुअली क्या होता है कि जो आपकी फ्रेट ट्रेन होती है वो उसको डिले कर दिया जाता है, सबसे लास्ट में रख दिया जाता है कि यार ये तो मालगाड़ी, इसको तो ये देर से भी पहुंचेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, आपके पैसेंजर जो है वो टाइम से पहुंचने चाहिए, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का टाइम फिक्स होता है। तो इसके चलते लॉजिस्टिक जो है टाइमली नहीं पहुंच पाता। इसी के चलते एक रीसेंट मूव पिछले 4-5 साल से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे और देश भर में बन रहे हैं। अब ये फ्रेट मूवमेंट बेटर करेगा और कंप्लीट फ्रेट मूवमेंट जो है वो बिना किसी हैसल के, बिना किसी रुकावट के हो पाएगा। इसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स 2 डेवलप किए जा रहे हैं। इसके अलावा और डेवलप करने की बात की जा रही है। जैसे कि आप देखेंगे ईस्ट कोस्ट फ्रेट कॉरिडोर जो कि खड़गपुर से विजयवाड़ा, ईस्टर्न कोस्ट वेस्ट बंगाल से होते हुए आंध्र प्रदेश तक कनेक्ट करेगा। साथ ही साथ ईस्ट वेस्ट कोलकाता मुंबई को कनेक्ट करेगा, नॉर्थ साउथ दिल्ली चेन्नई को कनेक्ट करेगा, सदर्न चेन्नई गोवा को कनेक्ट करेगा वेस्टर्न घाट्स में, और सब कॉरिडोर इस तरह से पाइपलाइन में है। तो बीच बीच में कॉरिडोर, छोटे छोटे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ईस्टर्न की हम बात करें तो ईस्टर्न कॉरिडोर जो है पंजाब से वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगा, ठीक है, 6 स्टेट से निकलेगा और सीमलेस ट्रैफिक रेलवेज का होगा, लॉजिस्टिक का होगा, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान होते हुए इसको ईस्टर्न कोल्ड फील्ड से कनेक्ट किया जाएगा। तो बेनिफिट्स क्या है, एक बहुत विडंबना है हमारे देश की कि ईस्टर्न जो बेल्ट है वहां सारी कोल इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे सारी कोल माइंस हैं, कोल वहां जनरेट होता है, और इंडस्ट्री जो है वो वेस्टर्न पार्ट में। तो इतना लंबा हमें डिस्टेंस तय करना होता है रॉ फ्यूल को पहुंचाने में, ठीक है। तो इसके लिए इस तरह के जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं वो बहुत हेल्पफुल होंगे। बहुत सारे पावर प्लांट्स आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्री के वेस्टर्न पार्ट्स में लगे हुए हैं और सारा कोयला जो है वो ईस्टर्न पार्ट से आता है, तो फिर एक लंबा उनको दूरी तय करनी होती है अपने रॉ मटेरियल को पहुंचाने की। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ फिनिश स्टील जो कि ईस्टर्न पार्ट्स में बनता है, देन फूड ग्रेन्स जो कि वेस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा होते हैं, सीमेंट, फर्टिलाइजर, लाइमस्टोन, ये सारे के सारे ईस्ट टू वेस्ट जो है इनका मूवमेंट ज़रूरी है और इसके लिए प्रॉपर जो सेटअप है वो होना ज़रूरी है। इसके लिए एक लॉजिस्टिक पार्क कानपुर में भी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, लुधियाना में भी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। पीपीपी पे लॉजिस्टिक पार्क में उन गुड्स को फर्दर आगे भेजा जाएगा या कनेक्ट किया जाएगा फ्रेट कॉरिडोर से। इसी तरह से वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, नेशनल कैपिटल, ये पहले शुरू हुआ था। ये दिल्ली को जेएनपीटी जो मुंबई पोर्ट है उससे कनेक्ट करने की बात की जा रही है। जितना भी कार्गो ट्रैफिक है एक्सपोर्ट का वो इस कॉरिडोर के थ्रू भेजा जाता है। ये भी 6 स्टेट से निकलता है। ये दादरी पे, यानी जो नोएडा के पास है दादरी, वहां पे ये मिलेगा
ईस्टर्न से। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न एक जगह आके मिलेंगे, वो है दादरी। इस पॉइंट पे दोनों कॉरिडोर्स मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इसके अलावा आप देखेंगे रेलवे जो है इस तरह के कॉरिडोर्स का एक्सपेंशन भी कर रहा है, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स का एक्सपेंशन कर रहा है, और थ्रू आउट द कंट्री इस तरह के कॉरिडोर्स बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आगे आप देखेंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी स्टैब्लिश की गई है जो इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करती है रेलवेज के साथ मिलके। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये कॉरिडोर्स हैं और कौन कौन से एरियाज को ये कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज आ रही है कि रेलवे को बेटर करना है तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन नेसेसरी है। कई बार देखा जाता है कि रेलवे जो है अगर प्राइवेट, कुछ ट्रेन अगर प्राइवेट चली जाए तो बेटर ऑपरेशन कर पाएंगी, बेटर सर्विसेज दे पाएंगी, इक्विवेलेंट टू एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रैवल वो कंपीट कर पाएंगे। तो ऐसे में प्राइवेट पार्टिसिपेशन रेलवे में बढ़ाने की बात की जा रही है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन के केस में आप देखेंगे पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज को कुछ प्राइवेट हैंड्स में दिए जाने की बात कर रही है। 109 ओरिजिन डेस्टिनेशंस और 151 मॉडर्न ट्रेन जो हैं वो प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट कंपनीज को देने की बात की जा रही है। 35 साल के लीज पीरियड पे ट्रेन दी जाएंगी और जो भी रिटर्न आएगा, जो भी रेवेन्यू आएगा, वो शेयरिंग बेसिस पे रेलवे और प्राइवेट पार्टी शेयर करेगी। इसी के साथ साथ 2030 में तक रेलवे को ग्रीन करने की बात की जा रही है, मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। ये दोनों बातें यहाँ पे हैं कि सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल यहाँ पे बने। अब ये ग्रीन रेलवेज 2030 तक कैसे होगा। सबसे पहला नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात की जाए। अभी भी आप देखते हैं काफी कोल बेस्ड ट्रेन हमारे यहाँ पे चल रही हैं, डीजल ट्रेन अभी भी चल रही हैं। कोल बेस्ड तो अब खत्म हो गई हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है। डीजल से अभी भी काफी ट्रेन्स चल रही हैं, तो उनको ओवरहेड केबल से जोड़ने की बात की जा रही है। हेड ऑन जनरेशन ट्रेन्स में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो पूरे देश भर की रेलवे लाइंस पे बिछाई जाएंगी और उसके थ्रू ट्रेन जो है वो चलेगी। तो आपने देखा होगा कि जब ट्रेन चलती है तो ऊपर इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक केबल्स चलती हैं, उसको हम हेड ऑन जनरेशन ट्रेन्स कहते हैं, एचओजी ट्रेन्स होती हैं वो। तो वो पूरी कंट्री में लाने की बात की जा रही है। अभी भी काफी लंबा जो नेटवर्क है रेलवेज का वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है और वहाँ पे डीजल बेस्ड इंजन जो है काम करते हैं। यहाँ पे साथ साथ सोलर प्लांट्स को भी कमीशन करने की बात की जा रही है। वेरियस रेलवे की बिल्डिंग्स पे आप देखें, रेलवे के पास सबसे बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया इंडियन रेलवेज के पास इंडिया में है। एरिया एज इन लैंड पार्सल्स, रेलवे हॉस्पिटल्स, रेलवे क्लब्स, रेलवे स्टेशंस, ये सब काफ़ी मैसिव साइज में हैं, बहुत बड़े बड़े लैंड पार्सल्स हैं। इन पे अगर सोलर पावर जनरेशन किया जाए तो रेलवे की अपनी जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की वो वहीं से पूरी हो जाएगी, उनको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लानी पड़ेगी या फिर पावर जनरेशन प्लांट्स, कोल बेस्ड पावर जनरेशन प्लांट्स नहीं चलाने पड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये ज़रूरी है रेलवे इस तरह के चेंजेस करे। इसी के साथ साथ रेलवे ने एक 103 मेगावाट का विंड बेस्ड पावर प्लांट भी कमीशन किया था जो रेलवे की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पूरा करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही है ब्रॉड गेज में बाय 2023। ब्रॉड गेज जो लेन है, जो अभी अब मेजर रेलवे लाइंस रह गई हैं कंट्री में जिसपे सारी रेल्स ऑपरेट होती हैं, जो ब्रॉड गेज नेटवर्क है, उसको 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही है। अभी वो काफ़ी पीछे चल रहा है अपने इस टारगेट से। कोशिश है कि 2023 तक पूरा हो जाएगा, नहीं होगा तो 23, 24, 25 तक तो वो पूरा हो ही जाएगा। ये सारी चीज़ें ग्रीन रेलवे प्रोजेक्ट का पार्ट हैं। अब इसी के साथ एक रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सर्विस भी स्टैब्लिश की गई, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने देखा होगा अभी कोविड क्राइसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जा रही थी वो ऑक्सीजन ट्रक्स के थ्रू की जा रही थी, लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि ट्रक्स रोड से नहीं आ रहे थे। उन ट्रक को डॉक कर दिया जाता था रेलवेज के ऊपर, मतलब ट्रेन के ऊपर, और उसके थ्रू वो ट्रैवल करते थे। तो आपको याद होगा कि इस तरह के फ्लैट रेलवे वैगन्स होती थी, सिंपल सिर्फ एक फ्लैट रेलवे वैगन होती थी, उसमें नीचे पहिए होते हैं जैसे रेलवे के होते हैं और उसके ऊपर ट्रक खड़ा रहता है, तो वो ट्रेन की तरह चलता है। तो मतलब 6-7 वैगन्स जोड़ देते हैं और इस तरह से 6-7 जो आपके ऑक्सीजन ट्रक हैं वो ट्रांसफर करते थे ऑक्सीजन को, और बहुत ही फास्ट मैकेनिज्म हो जाता है। देखो सबसे बड़ी बात है कि रोड ट्रांसपोर्ट बहुत लंबा है। रोड ट्रांसपोर्ट में अलग अलग टेरेंस आते हैं, इश्यूज होते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है रोड ट्रांसपोर्ट में, और इंडिया का जितना बड़ा रोड नेटवर्क है और जिस तरह की रोड की कंडीशंस हैं, रोड ट्रांसपोर्ट बहुत समय लेता है। अगर उस समय ऑक्सीजन ट्रेन नहीं चलती तो ऐसी को सेकेंड वेव की क्राइसिस में जो यूजुअली ट्रेन ऑक्सीजन के 6 ट्रक लेके 3 दिन या 2 दिन में, 1 दिन में पहुंच रही थी, वो शायद 5-5 दिन नहीं पहुंचता। तो इसी के चलते रेलवे रोल ऑन रोल ऑफ काफ़ी लंबे समय से प्लान कर रहा था और इस बार एक्सपेरिमेंट करके हमने देख भी लिया
ऑक्सीजन ट्रक के ट्रांसफर्स में। अब ये रोल ऑफ ट्रेन सर्विसेज में क्या है, ये फर्स्ट एवर रोरो जो है वो साउथ वेस्ट रेलवे ने चलाया था। इसको नीलमंगला बेंगलुरु से सोलापुर तक चलाया गया। ये वैसे तो काफी पहले कोंकण रेलवे ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट फेमस होने लगा है। इसमें क्या होगा कि लेटस से आपने ट्रक में फूड ग्रेन्स लोड किए, अब वो ट्रक रेलवे स्टेशन जाता है, फिर वहां वो फूड ग्रेन्स अनलोड करता है, समय खराब होता है, फिर उसको ट्रेन में लोड किया जाता है, फिर उसको ले जाया जाता है डेस्टिनेशन तक, फिर वहां उसको वापस अनलोड करते हैं, फिर ट्रक में उसको लोड करते हैं, फिर वो मार्केट पहुंचता है। तो बहुत लंबा प्रोसेस और बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। अब क्या होगा कि एक ट्रक है, उसमें जो लोड कर दिया आपने फूड ग्रेन्स, ठीक है, व्हीट ग्रेन्स आपने लोड कर दिए, वो गए और वो इस वैगन पे, फ्लैट वैगन पे स्टेशन हो गए, उस पर ट्रक खड़ा हो गया। अब इस तरह के 10, 15, 20 ट्रक खड़े हो गए पूरी ट्रेन पे, और वो ट्रेन एज इट इज अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, वहां पे ट्रक उतर गया, मार्केट सीधा चला गया, फिर वापस वहां से कोई कमोडिटी लाया, ट्रेन पे आ गया, कंट्री के दूसरे पार्ट में चला गया। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बेटर है। तो इस तरह से फ्लैट रेलवे वैगन्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये फास्टर मूवमेंट करेगा एसेंशियल गुड्स का, टाइम जो है काफी कम होगा, रोड पे जो कंजेशन है वो बहुत कम होगा। आपको पता होगा हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जो रोड्स की क्वालिटी है वो भी खराब रहती है, और साथ ही साथ बहुत जल्दी वियर एंड टियर होता है। इंडिया में जो रोड्स का वियर एंड टियर है, हाईवेज का जो वियर एंड टियर है, वो बहुत हाई है वेस्ट के कंपैरिजन। वियर एंड टियर का मतलब सड़क जल्दी खराब हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं। अभी आपने देखा नई रोड बनी, 3 साल बाद उसमें बड़े बड़े पॉट होल्स बने हुए। इसके लिए 2009 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्टडी भी आई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बोला भी था कि जो तय वेट होता है ट्रक का, लेट अस से एक ट्रक पे 14 टन अगर अलाउड है, तो इंडिया में मैक्सिमम रोड ट्रांसपोर्ट वाले जो ट्रक्स हैं वो अपनी कैपेसिटी से या अलाउड कैपेसिटी से डबल गुड्स लेके निकल जाते हैं। तो उसका प्रेशर रोड्स पे पड़ता है। भाई 14 टन का ट्रक है, 14 टन अलाउड है, उसमें 30 टन माल भरा हुआ है, तो फिर वो कहाँ होगा, अल्टीमेटली उस रोड पे से जाएगा, तो रोड पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और जब रोड पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली रोड का वियर एंड टियर जल्दी होगा। वेस्ट में इस तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, इसलिए उनका जो रोड का वियर एंड टियर है वो बहुत कम होता है, मतलब बहुत लेट होता है, होता जरूर है, लेट होता है। जहां पे कहा जाता है कि जैसे एक रोड आप इंडिया में बनाओ, वही रोड आप यूएस में बनाओ, तो यूएस में 10 साल चल जाएगी वो रोड, इंडिया में वही सड़क 3 साल चलती है। तो ये काफी लॉस है सरकार के रेवेन्यू का भी। तो इस तरह से अगर इस तरह का अगर मैकेनिज्म होंगे तो रोड पे लोड कम होगा, डिकंजेस्ट होंगे हाईवेज, साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा, और प्रीशियस फ्यूल भी बचेगा। अब 30 टन माल जब रेलवे लेके जाती है तो वो कम सस्ते में ले जाती है। आप देखते हैं रेलवे के फ्रेट के जो खर्चे हैं, जो भाड़े हैं, वो कम है। रीजन क्या है कि रेलवे में कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैवलिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, रोडवेज महंगी होती है। तो यही एक रीजन है कि फ्यूल भी बचेगा और कार्बन फुटप्रिंट भी इस रोरो सर्विस से काफी इफेक्टिव, काफी कम हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली रोरो है। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि जो मेडिकल ऑक्सीजन थी उसकी सप्लाई बहुत फास्ट हो गई, फास्ट एज एन कि जो जनरली अगर ये ट्रक चलता और 5-7 दिन में पहुंचता, तो ये इस तरह रोरो सर्विस के थ्रू शायद 1 या 2 दिन में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो इस तरह के रोरो सर्विसेज बहुत अच्छे भी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी, और रेलवे इस पे अब विचार कर रही है। और इस तरह से आपको आने वाले समय में लॉजिस्टिक सेक्टर में रोरो सर्विस बहुत ज्यादा दिखेंगी। तो रोल ऑफ ट्रेन सर्विस इसी को हम कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में और आगे की इकोनॉमी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। आप इसके पीडीएफ डाउनलोड करते रहिए, क्लासेस को रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।